हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी इस टाइम पर हम लोगों ने यूनिट वाइज रिवीजन भी शुरू किया हुआ है और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो आपका यूनिट 1 को लेके था, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। और आज हम लोग जो कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं वो यूनिट 2 को लेके कर रहे हैं। ये यूनिट 2 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर है और इसमें हम लोग जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं, जितना भी मैंने एनालिसिस किया था, अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एनालिसिस के बेसिस पर भी जो टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक को लेके और जो भी आपके 2012 से लेके 2020 तक जितने भी अभी तक एग्जाम्स में रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक थे उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो आज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से टर्म आपको पता होनी चाहिए, वो वाले पॉइंट्स जो हैं मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना पहले हमें ये समझना होगा कि रिसर्च क्या होता है। देखिए, रिसर्च का मतलब होता है सिंपल सर्च फॉर नॉलेज। जब हम नॉलेज के लिए कुछ सर्च करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च, और नाम से ही पता चल रहा है रिसर्च। रिसर्च मतलब जब हम बार बार किसी चीज को सर्च करें तो उसको हम बोल रहे हैं रिसर्च। रिसर्च बेसिकली एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके अंदर हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम जितने भी अननोन फैक्ट्स होते हैं, जितने भी अननोन प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सब प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रिसर्च होता है ना, तो रिसर्च का मतलब होता है सिंपल कि आप कुछ इनोवेटिव चीजें सोच रहे हो, या रिसर्च का मतलब है आप कुछ नया कर रहे हो तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। या जो नॉलेज पहले आपके पास किसी और एस्पेक्ट्स को लेके थी, उसी नॉलेज में आप अपने इनपुट्स लगा के कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हो। जैसे अगर मैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं तो आपको पता है कि सबसे पहले जब हम लोगों को गर्मी लगती थी तो हमारे पास हाथ से झुलाने वाले फैन होते थे, तो उसी नॉलेज को किसी ने बढ़ा दिया तो उसके बाद सीलिंग फैंस लगने लगे, सीलिंग फैंस को बढ़ा के कूलर आ गए, कूलर के बाद एसी आ गए। तो ये क्या है बेसिकली, ये रिसर्च है। रिसर्च मतलब कि जो नॉलेज हमारे पास थी उसी नॉलेज में हम इन्हांसमेंट करते जा रहे हैं, दैट इज रिसर्च। रिसर्च बेसिकली क्या है, यहां पर भी देखो लिखा है डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। नई नॉलेज को डिस्कवर करने को ही हम रिसर्च बोल रहे हैं। रिसर्च जो बेसिकली ओरिजिनेटेड था रिसर्चर वर्ड से था और उसका मतलब ही यही था सर्च अगेन। जब हम बार बार सर्च करते रहते हैं तो उसी को हम बोल रहे हैं रिसर्च। अब हम इसको साइंटिफिक रिसर्च क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल रिसर्च अ साइंटिफिक रिसर्च। बेसिकली हम इसको साइंटिफिक रिसर्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एम्पेरिकल एंड मेजरेबल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। एम्पेरिकल का मतलब होता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। मेजरेबल एविडेंस बोलते हैं क्योंकि हम इसके अंदर कुछ चीजों को, क्वांटिटेटिव चीजों को ऐड ऑन भी करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस और हमारे क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको इन्वॉल्व करती है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होती है, मेजरमेंट के बेसिस पे होती है, एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे होती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अ साइंटिफिक रिसर्च। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आगे आने वाली चीजों को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि रिसर्च क्या होता है। तो सिंपल आप इतना समझ सकते हैं, यहां पर वो कोई आप जो एनटीए वाले हैं वो आपको ये नहीं चेक करने वाले हैं कि आपको रिसर्च का मतलब पता है या नहीं पता है। आप बेसिकली वही देखना चाह रहे हैं, आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट सोर्स क्या है कि जब आपका नेट निकले, जेआरएफ निकले, तो आप अपना रिसर्च फील्ड के अंदर जाते हो तो वहां पर ये सब चीज़ें आपको काम आती हैं। अब जैसे अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा कि ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड रिसर्चर से था और रिसर्चर का मतलब था सर्च अगेन। अभी जो 30 नवंबर को एग्जाम हुआ है वहां पे कम्युनिकेशन का टॉपिक से पूछा गया था कि कम्युनिकेशन में कम इन और कम्युनिकेयर से कम्युनिकेशन लिया गया था तो उसका मतलब क्या होता है।
तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये वाले टर्म डाली है कि जो रिसर्च वर्ड है वो ओरिजिनेटेड यहाँ से है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब वो कम्युनिकेशन को लेके पूछ सकते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेटेड था, तो कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी एनालिसिस हुए कहीं पर नहीं पूछा है, तो क्या पता आपके एग्जाम में ये पूछा जा सके। तो ये भी जानना जरूरी होता है कि जो वो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है, उसका मतलब क्या है। तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेन जो आपका रिसर्च है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम रिसर्च करने की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का मतलब एक्सप्लोर करना, फॉर्मुलेट करना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हम फिमिलैरिटीज करते हैं किसी फिनोमिना को लेके, या हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम उस टाइम पर उस चीज को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहां पर हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, फिजिबिलिटी की बात करते हैं, पायलट टेस्टिंग की बात करते हैं। तो ये आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आप ये समझ सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि रिसर्च का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, सर्च फॉर नॉलेज। नॉलेज को कैसे सर्च करेंगे, हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था फैन वाला, तो प्रॉब्लम ही तो थी कि हमें गर्मी लग रही है, तो हम क्या करें, ठीक है भैया हाथ से फैन चला लिया। अब उसके बाद भी हमारी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, तो सीलिंग फैन लगा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमें प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम हमारे लिए एम्बिगियस प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमें उस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता। तो उस टाइप की जो रिसर्च होती है, उस टाइप की रिसर्च को हम बोलते हैं बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पे हम केवल फॉर्मुलेट करने की बात करते हैं, जहाँ पे हम केवल प्रिंसिपल्स को कंडक्ट करने की बात करते हैं, जहाँ पे हम केवल एक्सप्लोर अपनी नॉलेज को बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, अब सेकंड आपके पास आता है क्या ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव है, यानी कि अब हमारे पास हमें डिस्क्राइब करना है, यानी कि जो चीज़ें आपके पास, जैसी नॉलेज आपके पास है, आप उसी चीज़ को वैसे ही एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी क्या था कि एक्सप्लोर, नई नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जहाँ पे अभी आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। बट डिस्क्रिप्टिव में आपके पास नॉलेज है, आपको पता है चीज़ों के बारे में, अब आप उसी चीज़ की डिटेल में स्टडी कर रहे हो, तो उसको बोल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब होता है फाइंड आउट डिफिकल्टीज और कॉजेज। जब हम कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज के पीछे क्या रीजन है, हम उस रीजन को फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीजें हैं। डायग्नोस का मतलब सभी को पता है क्या होता है ना, तो वही वाली चीज से इसको रिलेट कर सकते हो कि जब हमारे पास कोई डिफिकल्टीज है, तो वो डिफिकल्टीज के पीछे क्या रीजन था, क्या कॉज था। अगर हम उस टाइप की कोई रिसर्च करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम दो फिनोमिनास के बीच में रिलेशनशिप को स्टेबल करने की बात कर रहे हैं, जहां पे हम कोरिलेशन की बात करते हैं, जहां पर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम भी पता है, उस प्रॉब्लम को डिटेल में भी हमने चेक कर लिया, और अब हम उस चीज के पीछे के कॉज और रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा। तो इस टाइप की जहां पर हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं रिसर्च के, और ये नाम से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है, हाइपोथेसिस रिसर्च क्या होता है। तो ये आपको सिंपल टर्म्स में बस इतना समझना है कि एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है जब हम किसी न्यू फिनोमिनल को फाइंड आउट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि नॉलेज के बारे में हम लिटिल बिट अवेयर है, और बस हम केवल उसको डिटेल में, डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है, हमें इस चीज के बारे में अच्छे से पता है भाई कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, बट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या क्या सब चीजें हैं, तो उसको डिटेल में स्टडी करना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डायग्नोस्टिक क्या हुआ, डायग्नोस्टिक मतलब उसके पीछे क्या रीजन है, हम केवल कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपोथेसिस, जब हमें कॉज पता चल गया, तो अब कॉज एंड इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो आपका हाइपोथेसिस होगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। हर
बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखा भी जाता है, और अगर इस वीडियो को कोई बीबीए एमबीए के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने कितने टाइप की रिसर्च हो सकती है। तो उसको हम देखते हैं। देखिए, पहले अभी मैंने आपको सिंपल बताई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अभी हमने बात ही कर ली कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसी होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है जहां पे हम फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहां पे हम फोकस कर रहे हैं व्हाट एंड व्हाई, क्या क्यों, हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव। जहां पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं क्यों है ये ऐसा, क्या है ये, हम जब ऐसी चीजों को आंसर करते हैं ना तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर मेन पर्पस इज डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग दी वैलिडेटिंग रिसर्च फाइंडिंग। मैंने अभी जैसे आपको बताया था इससे पहले भी कि डिस्क्रिप्टिव क्या था आपका, डिस्क्रिप्टिव का मतलब सिंपल था आपके पास यहाँ पे कि जहाँ पे हम एज इट इज एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी है कि इसका मेन पर्पस है डिस्क्राइब करना फिनोमिनास को। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, अब देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ सर्टेन फिनोमिना और इश्यूज एंड रिसर्चर अकम्प्लिश द गोल थ्रू द यूज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। सिंपल हिस्टोरिकल रिसर्च कि पहले कुछ चीज हो चुकी है, आप उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। सर्टेन फिनोमिना आपके पास है, उसको आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों इवोल्यूशन आया उस सब चीज़ों का, क्या रीज़न रहा होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी इन सब सोर्सेज को लेके रिसर्च करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट दैट इज एनालिटिकल रिसर्च। अगर अब हम यहाँ पे एनालिटिकल रिसर्च की बात करें तो एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, एनालिटिकल रिसर्च आपके पास होती है एनालाइज करना। जब हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों की हेल्प से अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्रिटिकल चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है बट हम उसके पीछे के क्रिटिकल इवैल्यूएशंस को चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च। यानी कि जहां पे हम क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस करते हैं, जहां पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और स्पेसिफिक रिलेशनशिप को फाइंड आउट बताते हैं कि क्या सब चीजें थी। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, कोरिलेशन रिसर्च अभी मैंने आपको बताया, दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, नाम से पता चलता है रिलेशन, को रिलेशन, रिलेशनशिप को स्टेबल करने वाली जो रिसर्च होती है उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन रिसर्च। नेक्स्ट दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स और इवेंट। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी में क्या फर्क होता है। एक्सप्लोरेटरी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता, यहाँ पे हम अननोन फैक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम एक्सप्लोरेटरी बोलते हैं। बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब होता है हमारे पास वेरिएबल हैं, हम उन सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हमारे पास फिनोमिना है, हमारे पास प्रॉब्लम भी है, हम उस प्रॉब्लम के बीच में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। ये कहीं ना कहीं आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जैसी होती है। अब देखिए प्लीज़, आप ना इन सब चीज़ों को ऐसा मत समझिएगा कि ये चीज़ तो हमने डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ी थी, ये तो उसके अंदर भी थी। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं, बेसिकली ये इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, बट ये आपका रिवीजन मोड वाला पीपीटी है इस टाइम पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत कम कम चीज़ों में इसको एक्सप्लेन किया है। बट जब आप अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना सोच रहे हैं तो उसके लिए मैं अभी डिटेल स्टडी लेके आऊँगी, तो हम उसमें इनको और डिटेल में पढ़ेंगे कि वो सब चीज़ें क्या है। बट जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या है, तो ये केवल रिवीजन मोड में है कि आपको सिंपल इसको एक कीवर्ड पता हो कि इस कीवर्ड के अंदर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो कोरिलेशनल, जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी, किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी, जब हम अवेयर हैं अनअवेयर हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, वहां पे जब हम किसी चीज को फॉर्मुलेट करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है जिसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च भी बोलते हैं। यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आफ्टर द फैक्ट, देखो दो चीजें होती हैं, एक आपके पास होती है ये लिखे है एक्सपेरिमेंटल, और एक आपके पास होती है ये एक्सपोस्ट फैक्टो। इन दोनों में ना एक ही फर्क होता है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल में आपके पास रेंडमाइजेशन भी होता है और यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल ग्रुप भी होता है
और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। जब दोनों चीज़ें आपके पास होती हैं तब हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है सिंपल, जो आपके जिसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रैंडमली कुछ वेरिएबल्स को चूज कर रहे हैं। उन वेरिएबल में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं, कंट्रोल ग्रुप भी हैं, इंटरनल वैलिडिटीज भी हैं, मतलब बहुत सारा ट्रीटमेंट है, उसको हम बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल। बट एक्सपोज्ड फैक्ट क्या होता है कि यहाँ पे ना हमारे पास आफ्टर द फैक्ट देखते हैं हम। इसका कीवर्ड है सिंपल, आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास वो इंसिडेंट हो चुका है, उसके बाद जब आप उसका इफेक्ट देख रहे हो तो उसको हम बोल रहे हैं एक्सपोज्ड फैक्टो। इतना ध्यान रखिएगा, सिंपल यही लाइन लिखी होती है एग्जाम में, यही लाइन लिखी हुई आएगी कि आफ्टर द फैक्ट कौन सी रिसर्च होती है, एक्सपोज्ड फैक्टो। एक्सपोज्ड फैक्टो का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे इंसिडेंट हो चुका है। इंसिडेंट, अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो एक्सीडेंट हो चुका है, अब उसका रीजन बताओ कि क्या था। तो अब वो तो हो चुका है ना, अब आप उसको दोबारा थोड़ी एक्सीडेंट करवा के देखोगे। तो जो चीज़ हो जाती है उसके बाद जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो वो एक्सपोज्ड फैक्टो में आता है। बट जब हम शुरू से प्रयास कि अभी हमें फैक्ट भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल इनिशियल लेवल से करते हैं, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल के अंदर जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे आपके पास रैंडम वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट्स नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास आता है अब बेसिक रिसर्च क्या होती है। देखो ये तो नाम से पता चलता है, बेसिक रिसर्च, सिंपल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च। सिंपल नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम बोलते हैं बेसिक रिसर्च, जिसको हम प्राइमरी रिसर्च भी बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो दोबारा अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जाम का एनटीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन है हमेशा के लिए। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब जो चीज़ हमने बेसिक रिसर्च में अभी फॉर्मुलेट करी है उस चीज़ को आपको एक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च, ऐसा समझ सकते हैं। जब आपने प्राइमरी रिसर्च, तभी तो उसको यहाँ पे नाम दिया था कि ये प्राइमरी रिसर्च है। प्राइमरी रिसर्च के बाद सेकेंडरी रिसर्च आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है, यानी कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन देखते हो। वहाँ पे आपने केवल अभी प्रिंसिपल्स बनाए थे, उन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके भी तो देखना पड़ेगा सही थे या नहीं थे, तो अप्लाई करते हैं हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर। और इसी का भाई है एक्शन रिसर्च, इसी के अंदर से निकला है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च भी वही है जहाँ पे आप अप्लाई करके देख रहे हो। कर्ट लुईन ने कंसेप्ट दिया था, बट यहाँ पे हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स को निकालने की कोशिश करते हैं। जितने भी आपके सोशल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जितने भी आपके पास इंप्रूवमेंट अगर आपको करानी है, इन्हांसमेंट अगर आपको कराना है, और इमीडिएट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो, तो उस टाइम पे जब हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टेप्स भी बोल सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल। और रिसर्च डिजाइन भी होते हैं ये, ERC, या हम इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं एक और नाम से, जिसका नाम है आपका ER। कैजुअल रिसर्च को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ERE। एक्सप्लोरेटरी, अब तो आपको अच्छे से समझ ही आ गया होगा, एम्बिगियस प्रॉब्लम, हमें नहीं पता चीज़ों के बारे में, फीजिबल है, फॉर्मुलेटिव है, प्राइमरी स्टडी होती है, केवल हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, फ्लेक्सिबल है, कभी भी चेंज कर सकते हो इसमें। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं पर टेस्ट नहीं करते। टेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तो केवल हम प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम केवल नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेस्टिंग की बात नहीं करते बट डेवलपमेंट की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है आपकी डिस्क्राइब एज इट इज़, जो चीज़ें अब आपने एक्सप्लोरेटरी में निकाली थी उसकी इन डेप्थ स्टडी करने को हम बोल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आफ्टर द फैक्ट स्टडी, और इसको हम एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ें हो चुकी हैं और उसके बाद आप उसके पीछे उसमें कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्टिव होती है। दो टाइप की होती है, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल होती है जब आपके पास स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स के ऊपर आप स्टडी करते हो। लॉन्गिट्यूडनल होती है एक ही ग्रुप को लेकर आप लंबे टाइम तक जो रिसर्च करते हो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। कॉजल रिसर्च, कॉजल रिसर्च आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें अब हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को देख रहे हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट भी कर रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे खाली हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहे थे पर टेस्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हाइपोथेसिस को डेवलप भी करते हैं और उसको टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद हम उसका कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ऐसा बोल सकते हो कि ब्रॉडर लेवल की जो रिसर्च होती है दैट इज कॉजल रिसर्च।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब अप्रोचेज हैं कुछ आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च को लेके। अच्छा आगे नहीं गया, ये ध्यान रखिएगा, दो टाइप की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। ये मिस्टेक से यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, दैट इज नॉट क्वांटिटेटिव, दैट इज क्वालिटेटिव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 बार मैंने ये टॉपिक देखा है, रिपीट हुआ है। ये कुछ अप्रोचेज हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च कि क्या अप्रोचेज है, कैसे आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हो, उसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे इथनोग्राफी, एथनोग्राफी होती है जिसमें आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, डिस्क्राइब करते हैं कल्चर की, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जिसको हम फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। प्राइमरी जो आपका डेटा होता है, उस प्राइमरी डेटा को लेके जब हम डिस्क्राइब करते हैं कल्चर को, तो हम उसको बोलते हैं एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का सिंपल मतलब ध्यान रखना कि जब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आप एथनोग्राफी भी कर सकते हो। एथनोग्राफी मतलब डिस्क्राइबिंग द कल्चर या स्टडी ऑफ कल्चर। केस स्टडी, केस स्टडी सिंपल सभी को पता है कि कोई हमारे पास स्टडी होती है, उस स्टडी को जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी चीज़ की इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो इन डेप्थ स्टडी को हम बोलते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में आपके पास कोई यूनिक इशू होता है, कोई इवेंट होता है, उसको हम चेक करते हैं। कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस होता है बेसिकली आपके पास कोई फैक्ट्स हैं, आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा को आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, कोई कंटेंट को आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस, जिसके अंदर आपका टेस्ट एनालिसिस, एनालाइज द सोशल लाइफ ऑफ वर्डिंग, टेस्टिंग थ्रू एनी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आप सिंपल बोल सकते हो कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है जो भी आपके पास टेक्स्ट है, जितना भी आपके पास डेटा है, उस सब को एनालाइज करना, दैट इज कंटेंट एनालिसिस। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है जब हम किसी थ्योरी को डेवलप करते हैं, ठीक है ना, एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इवेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि सैचुरेशन पॉइंट पे जब हम कोई स्टडी कर रहे हैं उसको हम ग्राउंडेड थ्योरी बोल रहे हैं। फोकस थ्योरी, फोकस थ्योरी का मतलब होता है यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल होते हैं आपके पास, यानी कि एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम कोई टॉपिक देते हैं, वो उस टॉपिक के ऊपर फिनोमिना स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस ग्रुप या ग्रुप थ्योरी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सिंपल, आप जाओ, आपके पास कोई डेटा आया, आप गए, आपने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उससे डेटा इकट्ठा किया, उसको एनालाइज किया, दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इन डेप्थ इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू, अगर जिससे आपको डेटा लेना है, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करके भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो और स्टडी को भी कर सकते हो। नैरेटिव रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च होती है जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स करते हैं, जहाँ पे हम सिस्टमैटिक रिव्यूज, स्टोरी, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, जहाँ पे हम किसी पर्सन की लाइफ को भी बोल सकते हैं हम, जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर इवेंट्स को लेके, किसी इंडिविजुअल को लेके हम एक्सप्लोर करते हैं उनके लाइफ स्टाइल को, ठीक है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना बायोग्राफी वाली जो रिसर्च होती है उसको हम नैरेटिव रिसर्च ही बोलते हैं। किसी पर्सन को लेके उसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करना, दैट इज नैरेट करना। नैरेट नहीं बोलते अब आप इस चीज़ को नैरेट करो, यानी कि स्टोरी राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो वाला। फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी होती है किसी इवेंट को लेके, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को लेके जब हम कोई स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो कोरोना के बारे में जब लोगों ने स्टडी करी तो वो क्या एक पर्टिकुलर फिनोमिना था, उस फिनोमिना से रिलेटेड आपने सारी स्टडी करी, एनालाइज किया, तो उसको हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का सिंपल मतलब होता है रिसर्चर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमिना, कैसे हम पर्टिकुलर फिनोमिना में कैसे बिहेव कर रहे हैं। कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो कैसे लोगों ने बिहेव किया, तो हम उस पर्टिकुलर जो इस टाइप की स्टडी होती है वो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, जिसको हम फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यही अब बस, इससे ज़्यादा कोई क्वालिटेटिव अप्रोच नहीं है। इसी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे थे, मैच द फॉलोइंग में भी आया था, अभी जो 30th को एग्जाम हुआ था उसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। एथनोग्राफी, कल्चर की स्टडी, केस स्टडी, कोई इवेंट को लेके उसको स्टडी, कंटेंट, डेटा को एनालाइज करना, ग्राउंडेड थ्योरी जिसमें हम एक्शन थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, फोकस थ्योरी, नंबर ऑफ ग्रुप मिलके किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, आपने जाके ऑब्जर्व किया और सिंपल उसको एनालाइज किया, इन डेप्थ, फेस टू फेस, नैरेटिव, किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल या किसी की लाइफस्टाइल के बारे में जो स्टडी करते हैं, और फिनोमिनोलॉजी, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना में बिहेवियर ऑफ पैटर्न्स को जब हम स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट, अब एक टर्म आती है आपके पास, वेरियस वे ऑफ नोइंग, यानी कि हम जो रिसर्च की बात कर रहे हैं ना कि नॉलेज को गेन करो, नॉलेज को गेन करो, तो नॉलेज को गेन कर कैसे सकते हैं, तो उसके 4 वेज होते हैं, मतलब 4 तरीके होते हैं। वो 4 तरीके क्या हैं आपके पास, TAIS, आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, मेथड ऑफ टेनेसिटी, मेथड ऑफ अथॉरिटी, मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन और मेथड ऑफ साइंस। मेथड ऑफ टेनेसिटी का मतलब आपके पास होता है सिंपल, अब जो भी नॉलेज होगी वो आपकी बिलीफ से आएगी। जब हम सुपरस्टिशन की बात करते हैं, जब हम बिलीफ की बात करते हैं, नॉलेज यानी कि नॉलेज कहाँ से आ रही है, कौन सा तरीका है, बिलीफ से। हमारी बिलीफ से जब कोई नॉलेज आती है उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ टेनेसिटी। मेथड ऑफ अथॉरिटी, जब किसी रिलीजियन से नॉलेज आ रही है, जब हम ये बोल रहे हैं कि किसी अगर टीचर ने, किसी पेरेंट्स ने, किसी जिसको हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना, नॉलेजेबल जो पर्सन है, उससे जो हमें नॉलेज ड्राइव होती है उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी पोजीशन पे है वो हमें नॉलेज देगा, तो वो हो जाता है मेथड ऑफ अथॉरिटी। मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है आपका फिलॉसफी से रिलेटेड, यानी यहाँ पे जो नॉलेज होगी वो आपके किसी रीजन की वजह से आएगी रेदर देन एक्सपीरियंस। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक्चुअली ना इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, ये ऑटो जनरेट हो गया था ना, तो ये इंट्यूशन है, मेथड ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है, इंस्टीट्यूशन नहीं है ये, आपका इंट्यूशन है। मेथड ऑफ इंट्यूशन का मतलब होता है आपकी फिलॉसफी, रीजन, जब हम कोई चीज़ के पीछे रीजन होता है उससे अगर कोई नॉलेज ड्राइव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंट्यूशन। मेथड ऑफ साइंस, मेथड ऑफ साइंस होता है आपका इंडक्टिव, डिडक्टिव, लॉजिकल। जब हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो वो आपके पास आता है मेथड ऑफ साइंस। अब ये सिंपल था कि किन किन तरीकों से हम नॉलेज ले सकते हैं। मेथड ऑफ टेनेसिटी यानी कि बिलीफ से ले सकते हैं, किसी अथॉरिटी पर्सन से ले सकते हैं, इंट्यूशन से ले सकते हैं और लॉजिक से ले सकते हैं। तो ये 4 ही होते हैं और चारों के पीछे ये मैच द फॉलोइंग में का आपका 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हो सकता है रिपीट हो रहे हैं जैसा कि PYQs, तो आ भी सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वेरियस वे ऑफ नोइंग में आपका ये आता है टेनेसिटी, अथॉरिटी, इंट्यूशन और साइंस। नेक्स्ट, रिसर्च मिसकंडक्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मिसकंडक्ट को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि जो रिसर्च आपका मिसकंडक्ट हो रहा है, सिंपल कि जो हम रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं, उस रिसर्च एथिक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो मिसकंडक्ट कैसे हो सकता है। मिसकंडक्ट होता है आपका फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लैगरिज्म, ठीक है। ये आपका प्लैगरिज्म के 3 टाइप होते हैं, इंट्राकॉपल, एक्स्ट्राकॉपल, ऑटो प्लैगरिज्म। और उसके बाद ये आपका नेक्स्ट नया है मिसकंडक्ट का मल्टीपल ऑथरशिप और पीयर रिव्यू। सॉरी, फैब्रिकेशन क्या होता है, ये ना नाम से ही पूछा जाता है, FFP के नाम से, कि रिसर्च मिसकंडक्ट होता है FFP से, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म। फैब्रिकेशन क्या होता है, फैब्रिकेशन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन, क्रिएशन सुपीरियर्स डेटा बाय रिसर्चर। जब रिसर्चर क्या कर रहा है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है खुद, यानी कि जो डेटा बनाया था उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया, कुछ फैब्रिकेशन कर दिया, तो उसको बोला जाता है फैब्रिकेशन। रिसर्चर की तरफ से कुछ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, उसने क्या कर दिया, उसने डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। जब वो रिसर्च डेटा को क्रिएट कर रहा था तो डेटा क्रिएट करते करते डेटा में कुछ मैनिपुलेशन ले आए, तो वो गलती तो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेशन। कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है, फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है चेंजिंग विथ मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे मैनिपुलेट विथ टूल, मटेरियल, इक्विपमेंट, प्रोसेस और चेंज और ओमिट अ डेटा। जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉल्सी गलतियां कर दी, गलत कर दिया हमने। गलत भी क्या कर दिया हमने कि जो हमने टूल अप्लाई किया था, जो मटेरियल इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए थे, जो प्रोसेस हमने यूज़ किया था, उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो वहाँ उसको हम बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन, गलत करना, ठीक है। प्लैगरिज्म क्या हुआ, प्लैगरिज्म का मतलब होता है सिंपल कि जब हम किसी और के आइडिया को, किसी और के जो पिक्चर्स हैं, स्टोरीज हैं, उनको अपना बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म को हम पैराफ्रेजिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम वर्ड यूज करते हैं CCP, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कि किसी और का डेटा उठाया, कट किया, कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया, यानी कि कट कॉपी पेस्ट वाली जो हम बात करते हैं वो प्लैगरिज्म में करते हैं। प्लैगरिज्म का मतलब ये है किसी और के आइडिया को अपना बना लेना। तो ये हम 3 तरीके से करते हैं, इंट्राकॉर्पल, एक्स्ट्राकॉर्पल और ऑटो प्लैगरिज्म। इंट्राकॉर्पल का मतलब होता है वेयर वन स्टूडेंट हैज कॉपीड फ्रॉम अनदर इन सेम एज इट इज है,
जैसा लिखा था सेम वैसा का वैसा कॉपी करना, उसको हम बोल रहे हैं इंट्रा कॉपल। एक्स्ट्रा कॉपल क्या हो रहा है, वेयर कॉपीड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पे हम अभी क्या था इंट्रा कॉपल में, हमने किसी स्टूडेंट यानी किसी और जो बंदा था उसकी कॉपी से हमने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्स्ट्रा कॉपल हुआ किसी बुक का, कोई एक्सटर्नल सोर्स है, इंटरनल सोर्स नहीं है यहाँ पे, कोई एक्सटर्नल सोर्स है, कोई बुक है, कोई जर्नल है, कोई आर्टिकल है, कोई कुछ भी आपके पास एक्सटर्नल मटेरियल है, उसको आपने एज इट इज दिखा दिया, वो एक्स्ट्रा कॉपल होता है। नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मतलब खुद में, इंटरनल सोर्स, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल सोर्स। ऑटो प्लेगरिज्म क्या होता है, अपने खुद के काम को ही आपने दोबारा से चेंज करके दिखा दिया, वो आपका ऑटो प्लेगरिज्म होता है। इंट्रा किसी और का उठाया, एक्सटर्नल मतलब इंटरनल से किसी बंदे का उठाया, जैसे हम बच्चे नहीं कहते हैं कि आपने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया बनाने के लिए, तो किसी बच्चे की प्रोजेक्ट की कॉपी उठाई और सेम वैसी की वैसी कॉपी पेस्ट कर दी, तो वो आपका इंट्रा कॉपल हुआ। एक्स्ट्रा कॉपल क्या हुआ, कोई बुक उठाई, कोई बुक आपने उस बुक में से सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो आपका एक्स्ट्रा कॉपल हुआ। ऑटो प्लेगरिज्म क्या हुआ, अपना ही बीबीए का जो आपका प्रोजेक्ट था उसी को उठाया, उसी को मैनिपुलेट कर दिया और दिखा दिया, दैट इज योर ऑटो प्लेगरिज्म। मल्टीपल अथॉरिटीशिप क्या होती है कि इम्प्रॉपर असाइनमेंट्स ऑफ क्रेडिट सच एज एक्सक्लूडिंग अदर ऑथर, इंक्लूजन ऑफ अदर एज ऑथर हु हैव नॉट मेड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वर्क पब्लिकेशन। मल्टीपल अथॉरिटीशिप का मतलब होता है कि जहां पे आपने इम्प्रॉपर असाइनमेंट कर दिया क्रेडिट का, आपके साथ जिसने काम किया था आपने उसका नाम नहीं दिखाया, जिसने आपके साथ काम ही नहीं किया आपने उसको अथॉरिटीशिप दे दी, तो दैट इज योर मल्टीपल अथॉरिटीशिप। पीयर रिव्यू होता है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ IPAA। रिव्यूअर एंड ऑथर शुड नॉट नो नेम ऑफ ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू यानी कि मेंटेन करके रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। और रिव्यूअर जो होता है ना, वो और जो ऑथर होते हैं उनको नहीं पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में भी, तो उसको हम पीयर रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, ये तो मिसकंडक्ट की बात थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज योर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। बहुत 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 ज़्यादा पेपर में पूछने वाला टॉपिक है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में। रिलायबिलिटी का नाम से ही पता चल रहा है, रिलायबिलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो यानी कि हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं कि रेफर टू वेदर और नॉट यू गेट सेम आंसर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर समथिंग मोर देन वंस। कंसिस्टेंसी कि जब आपने एक बार किया तो भी यही आंसर आया, दूसरी बार अप्लाई किया तो भी यही आंसर आया, तीसरी बार अप्लाई किया तो भी यही आंसर आया, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, यानी कि जितनी बार आप चीज़ों को देख रहे हो सेम ही आंसर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ मेजरमेंट और एरर होना चाहिए रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं रिसर्च में कि कितनी रिलायबल है, जो आप रिसर्च कर रहे हो वो कितना रिलायबल है, कितना वैलिडिटी है उसमें। तो आपको पहले पता होना चाहिए रिलायबिलिटी होता क्या है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब सिंपल है कि जब भी रेफर टू वेदर और नॉट यू गेट सेम आंसर, जब आपको सेम आंसर मिल रहा है, कितनी बार आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, उतनी बार आपको सेम आंसर मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टेबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी और इक्विवेलेंस। ये क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है डन टू इंश्योर दैट सेम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड when used for 2 or more time। स्टेबिलिटी सिंपल हुआ, ऐसी अप्रोच है, ऐसा टेस्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम जितनी बार भी इस टेस्ट को लगा रहे हैं सेम ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। 2 बार 3 बार आपने सेम अप्लाई किया तो आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि वो स्टेबल है, उसको हम बोल रहे हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में जो मेथड यूज होता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट। टेस्ट रीसेट नाम से बदल रहा है, पहले एक बार टेस्ट लगाया, दोबारा टेस्ट लगाया, तीसरी बार टेस्ट लगाया, सेम रिजल्ट मिल रहा है, स्टेबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है? टू इंश्योर ऑल सब पार्ट मेजर सेम रिजल्ट, होमोजेनिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। इंटरनल कंसिस्टेंसी कि ये इंश्योर करना कि जितनी भी रिसर्च के अंदर के सब पार्ट हैं वो सारे के सारे आपको सेम रिजल्ट दें, उसको हम बोलेंगे होमोजेनिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी थी ना, यानी कि इंटरनल रिसर्च के अंदर की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च को जब आपने 1 2 3 4 जितने भी पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड करके देखा, पहले पार्ट का रिजल्ट, दूसरे पार्ट का रिजल्ट, तीसरे पार्ट का रिजल्ट सेम आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसीलिए इसके अंदर जो मेथड यूज होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब होता है यूज्ड व्हेन 2 ऑब्जर्वर्स स्टडी सिंगल फिनोमेना। एक ही फिनोमेना, एक ही रिसर्च को जब 2 3 4 लोग
चेक कर रहे हैं और उन सबका रिजल्ट एक जैसा आता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। इसको हम बोलते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में 2012 से अगर मैं 2020 की बात करूं तो कम से कम 4 से 5 बार, 5 से 6 बार यही टॉपिक पूछा गया है। तो ये ध्यान से समझिएगा। रिलायबिलिटी मतलब जब सेम रिजल्ट आ रहा है। कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। 3 अप्रोचेज होती हैं। स्टेबिलिटी, एक ही टेस्ट को बार बार लगा के देखना। इंटरनल कंसिस्टेंसी, एक रिसर्च के अंदर हाफ करके उसको सेम रिजल्ट लाने देखना। इक्विवेलेंस, जब एक से ज़्यादा रिसर्चर, एक से ज़्यादा रिव्यूअर उसको चेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। 3R है एक, ये भी सिंपल सा टॉपिक था कि रिपीटेबिलिटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, रिप्लेसिबिलिटी। ये क्या होता है? जब सेम टीम सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप करती है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी, रिपीट करना। यानी कि जब आपके पास सेम टीम है, सेम ही एक्सपेरिमेंट यूज हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं रिपीट कर रहे हैं वो। अभी मेरी जो टीम थी उसमें 2-3 लोग थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड जो यूज किया था वही कुछ लोगों ने दोबारा, हमारी ही टीम ने दोबारा सेम एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसी चीज के ऊपर रिपीट कर दिया। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसका मतलब है डिफरेंट टीम ने डिफरेंट सेटअप एक्सपेरिमेंट किए, रिप्रोड्यूस कर दिया। रिप्रोड्यूस मतलब अलग से, कि डिफरेंट टीम थी, डिफरेंट सेटअप था। रिप्लेसिबिलिटी, डिफरेंट टीम थी बट एक्सपेरिमेंट सेम है तो उसको हम बोलते हैं रिप्लेस कर दिया। ठीक है, डिफरेंट टीम थी बट एक्सपेरिमेंट सेम है तो उसको हम बोलते हैं रिप्लेसिबिलिटी। नाम से देखना आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा नया लगेगा तो समझने में दिक्कत लगेगी, बट अगर आप एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। रिपीटेबिलिटी, कि सेम टीम थी, सेम ही एक्सपेरिमेंट था। डिफरेंट टीम थी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था। और डिफरेंट टीम थी, सेम एक्सपेरिमेंट था। उनके टर्म्स को बताया हुआ है ना। अब नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। कितने टाइप की रिलायबिलिटी होती है? तो रिलायबिलिटी आपके पास मैंने अभी बताया मेजरली दो बोलते हैं, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, स्टेबिलिटी के अंदर अभी मैंने आपको बताया था टेस्ट रीटेस्ट, और दूसरा एक और आता है उसके अंदर हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्म। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब जैसा अभी बताया था कि एक बार टेस्ट करके देगा, दूसरी बार टेस्ट करके देगा, जितनी बार आप टेस्ट करके देख रहे हो सेम रिजल्ट आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं टेस्ट रीटेस्ट। पैरेलल फॉर्म उसका होता है कि जिसमें सेम टेस्ट है और डिफरेंट रेटर हैं एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे सेम टेस्ट को अलग अलग रेटर देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म का मतलब भी तो ये होता है एक चीज यहां भी चल रही है, एक चीज यहां भी चल रही है। ठीक है, सेम टेस्ट है, ये भी वही टेस्ट था, ये भी वही टेस्ट लगाया, बट डिफरेंट रेटर है। यहाँ पे कोई और देख रहा है, यहाँ पे कोई और देख रहा है, बट टाइम एक ही टाइम पे दोनों ने शुरू किया, तब वो देख रहे हैं कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी थी, यानी कि पैरेलल फॉर्म में देख रहे हैं। इंटर रेटर अभी बताया था इंटर टर्म, यानी कि जब ऑल आइटम आर मेजर, चेक ऑल आइटम आर सेम, जब हम सब सेम चीजें देख रहे हैं। ठीक है, इंटर रेटर का मतलब होता है सिंपल, जहां पे आपके पास एक ही टेस्ट को दो से ज्यादा पर्सन चेक करते हैं। स्प्लिट हाफ, एक ही टेस्ट को जब क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में चेक किया जा रहा है। देखिए कहीं ना लोग स्प्लिट हाफ और पैरेलल फॉर्म को सोचते हैं कि एक जैसा है, बट अलग अलग है। पैरेलल फॉर्म पे हम सेम टाइम पे शुरू करते हैं और अलग अलग यहाँ पे आपके पास रेटर होते हैं और सेम टेस्ट आपके पास होता है। बट जो स्प्लिट हाफ होता है यहाँ पर भी सेम टेस्ट होते हैं, बट ये एक ही जो टेस्ट होता है उसको डिवाइड किया हुआ होता है। वहां पे पूरा का पूरा एक टेस्ट, पूरा का पूरा एक टेस्ट है, बट यहाँ पे एक ही टेस्ट है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन बनाना। तो जब हम अपनी अजम्पशन को चेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस, क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे हैं, अब एकदम से तो नहीं बता सकते इसका सॉल्यूशन ये है, तो हम कोई टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उस टेंटेटिव सॉल्यूशन को जब हमने बनाया होता है, उस टेंटेटिव सॉल्यूशन को, अजम्पशन को चेक करना, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टेंटेटिव जनरलाइजेशन, प्रपोजिशन, अजम्पशन सब इसी के नाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैलिडिटी चेक करते हैं, यहाँ पे हम जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं, सिंपल तरीके से हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने अजम्पशन बनाई थी, जो हमने टेंटेटिव सॉल्यूशन दिया था, वो कितना सही है या कितना गलत है। हाइपोथेसिस आपकी 2 टाइप की होती है, एक आपकी होती है नल और एक आपकी होती है ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस होती है नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल। अगर हम ऐसा मान के चलें कि 2 वेरिएबल हमारे पास थे, दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो हमारे पास आती है नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आती है जब हम ये मानते हैं कि भैया इसमें कोई रिलेशनशिप है,
या तो ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से, ठीक है ना। अगर हम ऐसा वाला बोल रहे हैं तो वो हमारे पास होता है ऑल्टरनेटिव, और जब हम ऐसा मानते हैं भैया ए और बी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, तो वो नल होता है। तो अब जब हमने कोई अजम्पशन बनाया, मैंने अजम्पशन बनाया कि हमें प्राइवेट बैंक अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, या पब्लिक बैंक अच्छे होते हैं, तो अगर मैं बोलूँ भैया दोनों ही एक जैसे होते हैं, तो वो तो नल हाइपोथेसिस हो गई, यानी कि दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं आया। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं भैया प्राइवेट अच्छे होते हैं, कोई बोलेगा नहीं भैया पब्लिक अच्छे होते हैं, या हम बोलेंगे भैया दोनों, तो अगर हम ऐसी वाली बात कर रहे हैं तो हम ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। तो अब जब हम टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम दोनों बनाते हैं, हम नल भी बनाते हैं और हम ऑल्टरनेटिव भी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और पूछी जाती हैं एग्जाम में कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल क्या होती है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है जब वो एक ही डायरेक्शन को शो करती है, जिसको हम बोलते हैं वन टेल या टू टेल। टू डायरेक्शन होती है जब वो दोनों डायरेक्शन को दिखाती है। जब हम पूरा का पूरा नॉर्मल कर्व की बात करते हैं तो वो आपके पास नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 1 टाइप 2 एरर होता है आपके पास सिंपल कि जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ एरर आ जाते हैं, है ना। अभी जैसे मैं आपको बताया एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक ऑल्टरनेटिव होती है। तो अगर हम इसमें गलती कर देना कि गलती से हमने नल को चूज कर लिया, गलती से हमने ऑल्टरनेटिव को हटा दिया, ऐसे वाला कुछ चीजें करते हैं तो हम एरर कर देते हैं। तो उन्हीं एरर को हम बोलते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर। यहां ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये वाला यहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हम केवल नल को बेस बना के करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब हमारे पास रियलिटी में ये हुआ और डिसीजन हमने ये लिया, रियलिटी क्या थी कि नल हमारा गलत था, ठीक है, गलत नल था, और हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया नल को, तो सही हुआ। कोई डिसीजन, हमारा डिसीजन सही है यहाँ पे कि नल गलत भी था, जो हम मान के चल रहे थे रियलिटी में वो गलत भी था, और जब हमने डिसीजन लिया यानी कि फाइनल जब टेस्टिंग करके हमारा आंसर आया वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो गुड डिसीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब क्या हुआ कि नल सही था, है ना, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो हाइपोथेसिस सही थी नल वाली, पर हमने क्या करा, जब हमने डिसीजन लिया तो उसको गलत बोल दिया कि भैया ये तो गलत है। तब क्या हो गया, टाइप 1 एरर आ गया। टाइप 2 एरर कब आता है कि जब नल हमारा गलत था और हमने फिर उसको चूज कर लिया गलती से, तो यहाँ पे हमारा टाइप 2 एरर आता है। यहाँ पे नल सही भी था और आपने नल को चूज भी कर लिया, तो ये फिर से गुड डिसीजन हो गए। अब ध्यान रखिएगा दो चीजें, टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला सिंपल एक चीज कि जो टाइप 1 एरर होता है ये होता है जब आपका नल हाइपोथेसिस क्या था, राइट था, और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ऐसे याद रख सकते हो, आर आर। राइट था, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या एरर हो गया, टाइप 1 एरर हो गया। अब गलती हो गई ना हमसे, पॉजिटिव वाली गलती हुई, पॉजिटिव वाली, क्योंकि नल जो था वो क्या था, सही था, सही था ना, तो इसीलिए वो पॉजिटिव लिखा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। टाइप 1 एरर क्या हुआ कि जब राइट था बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर हुआ, और क्योंकि वो सही था इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इसको दोबारा 2-3 बार देखिएगा तब आपको ये वाला पॉइंट समझ आ जाएगा आगे पीछे करके। टाइप 2 एरर क्या हुआ, टाइप 2 एरर होता है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, गलत था वो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WA, रॉन्ग था और एक्सेप्ट कर लिया, तो वो टाइप 2 एरर हो गया। रॉन्ग था इसीलिए उसको फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। दोनों को यही बोलते हैं, एक को फॉल्स पॉजिटिव, एक को फॉल्स नेगेटिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ इस पर, तो ध्यान रखिएगा। आर आर, आर आर राइट था, रिजेक्ट कर दिया, फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ क्या हुआ, रॉन्ग था, एक्सेप्ट कर लिया, फॉल्स नेगेटिव। इतना ही ध्यान रखिएगा, इतने ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्च प्रोसेस को तो एक बार अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो भी स्टेप आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि थोड़ा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखनी है सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हम रिसर्च को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर रिसर्च स्टडी को देखते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस को, जो अभी हम बात कर रहे थे, अजम्पशन को बनाते हैं, फिर रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, फिर सैम्पल को बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को चेक करते हैं, हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, फिर रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। अब ये है आपका बस लास्ट स्लाइड है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कॉन्फ्रेंस हम होती है सबसे बड़ा जो हम एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, वो आपका कॉन्फ्रेंस वर्ड ही होता है।
तो कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा लोग कॉन्फ्रेंस के अंदर होते हैं। मीटिंग हु कन्फर अबाउट अ टॉपिक, इट इज़ ब्रॉडर लेवल, और ये मल्टीपल ब्रेकडाउन सेशन में हो सकती है, अकेडमिक भी हो सकती है और इंडस्ट्री और जनरल लेवल पे भी होती है। बोलते हैं ना कॉप 15, कॉप 3, कॉप 2, कॉप 1, ILO की मीटिंग, इसकी मीटिंग, उसकी मीटिंग, तो वो कॉन्फ्रेंसेज होती है। कॉन्फ्रेंसेज आपकी ब्रॉडर लेवल पे होती है, ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है और इसके अंदर आपके पास जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, बट समझने वाली बात ये है ये अकेडमिक, इंडस्ट्री या जनरल पर्पस पे होती है। समिट क्या होती है? समिट आपके पास होती है सिंपल, जिसमें आपके पास क्या होगा, bring together the frontliner or leader and expert in the various field to share and interact with other in the same or related field। समिट एक सिंपल चीज़ होती है, वैसे ज़्यादा ये भी एक इतना ब्रॉडर लेवल पे नहीं है, बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं, बट वही जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं वो आते हैं और वो अपने अपने आइडिया शेयर करते हैं, अपने फील्ड के बारे में बताते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं और वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है। सिंपोजियम क्या होती है? सिंपोजियम होती है आपके पास जो फॉर्मल होती है, अकेडमिक होती है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मल होती है और अकेडमिक होती है, और सब स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको। छोटे लेवल पे होती है, नंबर ऑफ डेलीगेट्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ही लोग, ऑडियंस भी है, जो ऑडियंस है वही ऑडियंस आपकी लेक्चर डिलीवर भी करती है और बताती भी है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑडियंस होती है मतलब वो स्पेशलिस्ट ही होती है, जो भी लोग सिंपोजियम में आए हुए होते हैं वो अपना बताते भी हैं, इसको फॉर्मल मीटिंग भी बोलते हैं। सेम लोग लेक्चर डिलीवर करते हैं, सेम लोग डिलीवर करते हैं, सेम ऑडियंस भी वही है, वही आपके बोलने वाले भी हैं, तो वो सिंपोजियम होती है। वर्कशॉप तो सभी को पता है, सिंपल सबसे अलग यही होता है इन सब में। वर्कशॉप जो आपके आपके हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेबोरेटरी वर्क्स जो होते हैं। सेमिनार होती है आपके पास, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं नॉलेज को। ये भी आपकी जो होती है वो फॉर्मल मीटिंग होती है, ये भी आपका अकेडमिक ओनली होती है और इसके अंदर ये आपके सिंपोजियम से बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट आते हैं वो इनकी ऑडियंस डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए जो सिंपोजियम और सेमिनार है उसमें यही फ़र्क होता है। सिंपोजियम में आपकी ऑडियंस ही आपके स्पीकर्स होते हैं, बट सेमिनार में आपकी ऑडियंस आपके स्पीकर्स नहीं होते। वेबिनार, ये तो सभी को पता है, नया टर्म चल रहा है, जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेबिनार। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी होती है सिंपल, जब आप जितना भी रेफरेंस मटेरियल ले रहे हो, ठीक है ना, इट्स ऑल अबाउट लिस्टिंग ऑल मटेरियल विच हैव बीन कंक्लूडेड ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क, वो आपका बिब्लियोग्राफी आता है। रेफरेंसेज आता है, रेफरेंस इंप्लाइज अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट हैज रेफर्ड इन द रिसर्च बुक। दोनों में देखिए एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि बिब्लियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं सारे का सारा मटेरियल जितना भी हमने अपने रिसर्च में डाल रखा है। मतलब इतना फर्क ध्यान रखिएगा, रेफरेंस में तो हम सब चीज़ें लिख रहे हैं जहाँ से भी हमने रेफर किया है, चाहे वो किसी बुक से किया है, किसी दुकान वाले से किया है, किसी वेबसाइट से किया है, किसी पर्सन से किया है, उन सबका नाम लिखते हैं, वो रेफरेंस हुआ। बट उस के अंदर से भी कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमने रिसर्च के अंदर डाल रखे हैं, तो जो मेन चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, जो हमारे रिसर्च वर्क से रिलेटेड होता है। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, केवल इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखने वाली है। MLA आपका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होती है, इसके फुल फॉर्म ध्यान रखने वाली होती है। तो ये आपका मैंने ऑलमोस्ट कोशिश करी है जितना भी रिसर्च से इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको एक वीडियो में डालने की। तो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। रिसर्च है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको 1 या 2 बार अगर नहीं समझ आए तो लिखिएगा। कोई टॉपिक इसके अंदर नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वहाँ पर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1। जिन लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।